इस अवसर पर उपस्थित हमारी मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, राज्य मंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, श्री अमिताभ कांत जी, श्रीमती गौरी कुमार जी, नरोना जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, श्रम और रोजगार विभाग देश की गरीब जनता और नियोक्ताओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है। त्रिपक्षीय वार्ता हमारी एक बुनियादी संरचना है। उसके आधार पर हम चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और आगे बढ़ते हैं। श्रम विभाग मुख्य रूप से श्रमिक हितों के संरक्षण, उनका संवर्धन, उनका विकास और साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले जो व्यवसायी हैं उनको व्यवसाय करने में सरलता रहे और स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से अपने दायित्व का निर्वाह करता है। अभी हमारे विभाग की सचिव ने बहुत ही विस्तार से नई सरकार बनने के बाद जो काम हुए हैं उन पर प्रकाश डाला है। सरकार को बने लगभग भी 3 माह हुए हैं। इन 3 माह में विभाग के सभी कर्मचारियों अधिकारियों ने मिलकर 3 एक्ट संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किए हैं। एक एक्ट लोकसभा में पारित हुआ है, एक लोकसभा और राज्यसभा में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। आने वाले समय पर उस पर चर्चा होगी और पारित होगा। इसी बीच में उद्योग और व्यवसाय और श्रमिकों के हितों के संवर्धन, व्यवसाय को सरलीकरण करने की दृष्टि से प्रमुखता कुछ कदम विभाग ने उठाए हैं जो आने वाले समय में मूर्त रूप लेने वाले। एकीकृत वेब पोर्टल की बात आप सब लोगों के ध्यान में आई है। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इससे पारदर्शिता भी आएगी, इससे व्यवसाय में सरलता भी आएगी, श्रमिकों के हितों का संरक्षण भी होगा और जो तकलीफ़ें सामान्य तौर पर श्रम विभाग में दिखाई देती थी उनका निस्तारण भी आसानी से होगा। इंस्पेक्शन स्कीम की चर्चा भी आप सब लोगों के ध्यान में आई है। इंस्पेक्शन तो पहले भी होते थे, लेकिन पहले इंस्पेक्शनों में कई प्रकार की शिकायतें आती रहती थी। उन शिकायतों में सच्चाई भी होती थी और इसलिए इस इंस्पेक्शन स्कीम भी हम लोग नई शुरुआत करने वाले हैं। उस स्कीम के अंतर्गत भी पारदर्शिता आएगी और इंस्पेक्शन का कवरेज एरिया भी बढ़ेगा और इंस्पेक्शन में किसी भी प्रकार की हेराफेरी की स्थिति नहीं रहेगी। एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से प्रमुख रूप से हम एक तो ऑनलाइन नियोक्ताओं का पंजीकरण करना चाहते हैं, जिसको हमने प्रारंभ कर दिया है और लगभग अभी 4700 इकाइयों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। इस पंजीयन को लेने में काफ़ी कसरत नियोक्ताओं को करना पड़ती थी। इसी वेब पोर्टल के माध्यम से इंस्पेक्शन स्कीम को भी हम आगे बढ़ाएंगे और इंस्पेक्शन स्कीम में
यह भी हम लोगों ने तय किया है कि बाकी जो अनिवार्य निरीक्षण होंगे वो तो इंस्पेक्टर करेगा ही, लेकिन सामान्य तौर पर जो निरीक्षण होते थे वो कंप्यूटर के माध्यम से निर्धारित किए जाएंगे, जिससे कि अपनी मर्जी से एक ही इंडस्ट्री में 10 बार इंस्पेक्शन करना और एक इंडस्ट्री में एक भी बार इंस्पेक्शन नहीं करना, ये जो प्रक्रिया चलती रहती थी यह समाप्त होगी। और इंस्पेक्शन की रिपोर्ट भी उसको 72 घंटे के भीतर ऑनलाइन प्रस्तुत करना पड़ेगी, वो भी वेब पोर्टल में आएगी। अगर 72 घंटे में वो रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा तो प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त हो जाएगा। प्रस्तुत कर देगा तो 72 घंटे के बाद, उसके प्रस्तुत करने के बाद कोई भी अवसर उसके चेंज के लिए उसके पास नहीं बचेगा। इसी प्रकार से भविष्य निधि संगठन का भी इसमें समावेश किया गया है और उसके लिए हम एक पहचान संख्या प्रत्येक श्रमिक को उपलब्ध कराएंगे और उस पहचान संख्या के आधार पर उसके पास एक नंबर होगा, कार्ड होगा। अभी सामान्य तौर पर कई बार यह देखने में आता है कि एक श्रमिक ने एक जगह 6 महीना काम किया और उसके बाद दूसरे राज्य में उसको काम मिल गया तो वहाँ से छोड़ के चला गया। अब 6 महीने में उसका कितना पीएफ कटा, वो छोटी राशि है बड़ी राशि है, लेकिन अब वो चला गया तो सामान्य तौर पर उस अकाउंट को वो ऑपरेट नहीं कर पाता। और कई बार हम लोग भी चर्चा करते रहते हैं कि इस अकाउंट का कोई दावेदारी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि दावेदार ना हो, लेकिन अब एक व्यक्ति एक जगह से गया और तमिलनाडु में चला गया, तमिलनाडु से आया तो वो उत्तर प्रदेश में आ गया, तो अब वो सोचता है कि इतना छुट्टी मिलेगी नहीं तो जा नहीं पाऊँगा, जब जाऊँगा तब देखूँगा। तो इस माध्यम से उसका जो अकाउंट है वो अकाउंट भविष्य निधि संगठन में भी दिखेगा और जिस श्रमिक का अकाउंट है वो उसको भी दिखेगा, जिससे कहीं भी जाएगा तो उसको कोई भी परेशानी इस दृष्टि से नहीं होगी। और इसमें ऑनलाइन शिकायत का भी प्रावधान हम लोग वेब पोर्टल में कर रहे हैं। अभी सामान्य तौर पर पूरे देश में उद्योग जगत में, श्रमिक जगत में क्या हो रहा है सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। कई बार औद्योगिक अशांति भी है तो क्षेत्र में कानून व्यवस्था के विषय को लेकर वहीं तक सीमित रह जाती है। कोई शिकायत दिल्ली तक आए ये सामान्य तौर पर नहीं हो पाता, लेकिन इससे ऑनलाइन शिकायत भी आएगी तो शिकायत के आधार पर केंद्र सरकार इस वेब पोर्टल के माध्यम से इन शिकायतों का विश्लेषण कर सकती है कि अमुक राज्य में, अमुक क्षेत्र में इस प्रकार की शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं, तो इन शिकायत का क्या कारण है? क्या श्रमिक इन शिकायत का कारण है? क्या व्यवसाय करने वाला इन शिकायत का कारण है? या वाकई उसको कोई परेशानी हो रही है वो शिकायत का कारण है? तो हम लोग विश्लेषण करके उन शिकायतों का कैसे निराकरण श्रम विभाग करे, इस दृष्टि से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ एकीकृत वेब पोर्टल और इंस्पेक्शन स्कीम वर्तमान परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण कदम है जो श्रम और रोजगार विभाग के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसको बहुत ही परिश्रम करके हमारे विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी और बाकी जो संबंधित संगठन हैं उन सब ने मिलकर इसको बनाया है। मुख्य रूप से श्रमिक क्षेत्र में काम करने वाले 3 प्रकार के मजदूर होते हैं। एक संगठित मजदूर है, एक असंगठित मजदूर है, एक ठेका मजदूर है। और इन सब की चिंता हो यह प्रयत्न श्रम विभाग का है। संगठित जो क्षेत्र के श्रमिक हैं उन श्रमिकों के लिए अनेक प्रकार के कानून भी बने हैं, लगभग 44 कानून हैं जो पूरे श्रम विभाग के द्वारा जिनका अनुपालन किया जाता है। लेकिन असंगठित मजदूर हैं और ठेका मजदूर हैं, उनके साथ कई प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। उनको सामाजिक सुरक्षा भी जो मिलना होती है वो भी सामाजिक सुरक्षा उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती। और इसलिए सरकार ने तय किया है कि हम तीनों प्रकार के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा की चिंता करेंगे। इस दृष्टि से ईएसआई में भी जो सुधार किए जाने चाहिए वो भी हम लोगों ने किए हैं। ईएसआई हॉस्पिटल की जो सुविधाएं मिलती थी वो सुविधाएं कई बार दिल्ली में केंद्रित होने के कारण उतनी विस्तारित नहीं हो पाती थी।
इसलिए इस बार हम लोगों ने ईएसआई बोर्ड में निर्णय लिया है कि एक स्टेट लेवल कमेटी बनाएंगे और वो स्टेट लेवल कमेटी को 5 करोड़ तक के खर्च करने के अधिकार भी देंगे, जिससे कि अधिकार विकेंद्रित हो जाएगा। 50 लाख से लेके 5 करोड़ तक छोटे मोटे काम के लिए डिस्पेंसरी में, अस्पताल में उनको दिल्ली का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। इसी दृष्टि से जो राज्य सरकारें अस्पताल चलाती थी, कुल 151 ऐसे अस्पताल हैं जो ईएसआई की मदद से चलते हैं और औषधालय 1300 से अधिक हैं। तो ये हॉस्पिटल में केंद्र सरकार प्रति आईपी 1500 रुपया सहायता राज्य सरकार को करती थी। 151 में 36 अस्पताल केंद्र सरकार स्वयं चलाती है, बाकी अस्पताल राज्य सरकार के द्वारा शासित होते हैं। तो हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि 1500 रुपया प्रति आईपी कम है, इसलिए इस बार बढ़ाकर उसको 2000 किया। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां हमारे अस्पताल की भी पहुंच नहीं है और औषधालय की भी पहुंच नहीं है। वहां पर एक डॉक्टर को सुनिश्चित करने की योजना थी जिसमें वो इंश्योर्ड पर्सन का इलाज करेगा, उसको 150 रुपया प्रति आईपी दिया करते थे। यह भी राशि कम दिखती थी और इसके कारण डॉक्टर आकर्षित नहीं होते थे कि वो ईएसआई के लिए काम करें। तो उनके इस मानदेय को बढ़ाकर भी हम लोगों ने 150 से 300 रुपया किया है और इससे बड़ी संख्या में डॉक्टर भी आकर्षित होंगे और जिन क्षेत्रों में हमारे अस्पताल की पहुंच नहीं है वहाँ भी हम लोग ये काम कर सकेंगे। असंगठित जो कामगार हैं उनके लिए RSBY योजना हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उसका कवरेज अभी काफ़ी हुआ है, उस कवरेज को और हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए एक स्मार्ट कार्ड जारी कर रहे हैं, वो स्मार्ट कार्ड ट्रांसफरेबल भी होगा और किसी भी राज्य में जाकर वो असंगठित कामगार उस सुविधा को प्राप्त कर सकेगा। उस सुविधा में से बंटवारा करना है तो बंटवारा भी कर सकेगा। 30,000 रुपये तक का इलाज इस योजना के अंतर्गत असंगठित कामगार को मिलेगा। सामान्य तौर पर परिवार की परिभाषा 3 लोगों की होती है। अगर एक व्यक्ति उनमें से कहीं जा रहा है तो वो 10,000 रुपये ले जा सकता है और बाकी 2 व्यक्ति बचे हैं तो 20,000 रुपये यहाँ छोड़ सकता है। तो 20,000 रुपये की उसको सहायता चिकित्सा की यहाँ मिलेगी और 10,000 रुपये की वो दूसरी जगह भी कर सकता है। इस दृष्टि से भी हम लोगों ने काम करने का प्रयत्न किया है। और स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से भी आप सब ने महसूस किया होगा इतने दिन में कि अनेक कदम भारत सरकार ने उठाए हैं। एक स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण अभी बना है, उसने भी अपना काम प्रारंभ कर दिया है। वो स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से क्या क्या अपेक्षित है और आधुनिक परिवेश में क्या क्या किया जाना आवश्यक है, इस दृष्टि से वो मैपिंग करेगा, सभी को मार्गदर्शन करेगा। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के लिए लगभग भारत सरकार के 19 विभाग काम करते हैं, जिसमें एक विभाग श्रम और रोजगार विभाग भी है और हम काफ़ी बड़े क्षेत्र में काम करते हैं। ITI का सुदृढ़ीकरण हो और उसका सिलेबस सुधरे, उसकी गुणवत्ता ठीक हो, मॉडल ITI की स्थापना हो, ITI की प्रतिष्ठा को बढ़ा सकें, इसलिए IIT से भी जोड़ने का काम हम लोगों ने ITI के छात्रों का किया है। तो पिछले दिनों लोकसभा में जब अप्रेंटिस एक्ट अमेंडमेंट के लिए आया था, उस समय मैंने ये बात बताई थी कि एक कदम ही सरकार का ऐसा है कि अप्रेंटिस एक्ट को अमेंडमेंट होने के बाद जो हमारे प्रशिक्षु की सीट्स की संख्या 4,98,000 थी, वो बढ़कर लगभग अब 24 लाख हो जाएगी। ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण कदम है। और ITI हम 1500 इस बार खोल रहे हैं, उसमें भी लगभग 7.5 लाख सीट बढ़ेगी। तो ये तो हमारे विभाग के माध्यम से ही संभव हो रहा है। बाकी अन्य विभाग भी इस दृष्टि से काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमारी जो कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता है वो बहुत बड़ी आवश्यकता है और वो भारत के सामने बड़ी चुनौती है। उस चुनौती का हम सामना कैसे करें, उस मांग की प्रतिपूर्ति कैसे करें, ये सरकार की प्राथमिकता है। तो श्रम विभाग जहां एक और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है, वहीं दूसरी ओर व्यवसाय में सरलता आवे,
वो विवरणियाँ ठीक प्रकार से भर सकें, ऑनलाइन भर सकें, किसी प्रकार की कठिनाई उनको उत्पन्न ना हो। कानूनों की दृष्टि से भी हम लोगों ने जो विधा बनाई है उसमें काफ़ी सरलीकरण उनके लिए हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो समय की अनिवार्यता है स्किल डेवलपमेंट की, उस स्किल डेवलपमेंट में भी श्रम और रोजगार विभाग की महत्वपूर्ण भागीदारी कैसे हो सकती है, हम इस स्किल को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस दृष्टि से एक्ट में परिवर्तन से लेकर ITIs को बढ़ाना, ITIs की गुणवत्ता बढ़ाना और नए नए आयाम प्रस्तुत करना, और जो जिन ट्रेड्स में लोगों की मांग है उन ट्रेड्स को भी इंट्रोड्यूस करना, उन पर काम करना, जिससे कि जो भी व्यक्ति अपना प्रशिक्षण ले वो तत्काल रोजगार से जुड़ सके, यह सुनिश्चित करने का काम हम लोगों ने इस अल्पकाल में किया है। और मुझे लगता है कि जो दिशा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत शासन की तय हुई है, उस दिशा में चलकर हम देश की अपेक्षा के अनुरूप काम करने में आगे बढ़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। The National Institute could define, because that was through a legislation made as an institute of excellence. It could issue certificates, it could do a lot more of good work. It is located, of course, in Ahmedabad, Gandhinagar, and then has a satellite center in Bangalore. But the scope for this kind of a institute of excellence, which is going to make a difference to national policy and work on designing, was the first legislation this government passed, and therefore you understand the priority of this government. We are focusing on improving on excellence which is going to help in industry and better functioning of industry. So that is one thing. You've got the details of many other things which were said, but I'm just planting those important flags for you all to see where we are. The second major agreement which was signed, international agreement, was again on industry. In China, we signed the industrial park setting up agreement, which was an international agreement through which China is going to come in and set up industrial parks in India. You know the significance of this. I don't need to, play it up, but I'll underline why it is important. China today exports so much into this country that the deficit that we have with China is very huge. We've been trying to convince the Chinese and negotiate with them to say, you may come and produce them in India, give job employment and job opportunity in India, bring that investment here, manufacture those goods which are selling in this country within India, produce them here so that we derive benefits in terms of jobs. So that was actually materialized when we signed this agreement with China. So that again, one, your legislation, the first legislation which this new government passes belongs to this department. The international agreement which is signed with a huge big neighbor which is going to give us more jobs is signed again for setting up industrial parks. That's the second. And the third, the major policy initiatives that we've taken in terms of opening up for many sectors for investment from abroad, whether it is through FDI, major sectors such as defense, which have all been explained nicely, the railways, and also construction related FDI has been eased out. I'm not going to go into too much of a detail. You saw the presentation. You're getting also some printout in all your hands, both in Hindi and English. The one thing which probably will have to be played up in terms of importance is the fact that we are going to come up with a policy for intellectual property and intellectual property rights. I do not want that one little line to be lost out on the various material that we are circulating. So that is a highlight which I'd like to play up here. So with that said, I'm not going into the details. You've got it all. The small, big initiatives this department has taken. It has actually had a lot of impact in terms of, I'm proud to say when I have my colleague here talking about labor, that the initiatives that we are taking on leather industry, I'm proud to say is going to influence nearly 2.5 million workers. And this country requires support for the workers who are in these sectors. And happy to say that this sector, which consists of 2.5 million workers, has 30% women in it. And therefore, these initiatives taken by this department have a bearing on the socio-economic
not just the industrial policy, which sounds a bit dry, but it is going to impact on the lives of people, lives of women who are working, and the kind of money which is going to come, the agreements that we've signed, and the legislation that we passed in the last 100 days. I don't want to emphasize much more. I'm open to questions which I can answer. Thank you, ma'am. I request that you indicate as to which minister you would like to ask the question also. Please raise your hand. Please, we'll start with this. Question both to Mr. Sitharaman and to Mr. Tomar. Sitharaman, Mr. Tam, you've been focused a lot on ease of doing business. And in the context of the Prime Minister's call to Make in India, a lot of the last mile ease of doing business issues are the states and the United Kingdom. So is the ministry talking to them proactively, taking them on board, and what is the kind of response that they looking at? Mr. Tomar ji, आपने बताया कि ये जो various जो apps वगैरह हैं, उनकी आप online compliance वगैरह करा रहे हैं, पर उससे ज़्यादा कुछ ऐसा कोई प्रक्रिया चल रही है क्या कि आप लोग जो various जो rules वगैरह हैं, उसकी भी ज़रा review करें? कि काफ़ी ऐसे लॉज और रेगुलेशंस हैं जो बहुत ही डिस्ट्रिक्टी और बहुत ही पुरानी हैं और सिर्फ उनको ऑनलाइन अप्रूवल करना उससे तो कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, हैरेसमेंट तो तभी होगी। जैसे मेरे ख्याल से प्लीज बी ब्रीफ। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि कुल मिला के इस मंत्रालय में 44 कानूनों का अनुपालन होता है। यह बात आपकी सही है कि वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें अप्रासंगिक हो जाती हैं, हम लोग उसका भी रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो उपलब्धता है, अभी जैसे आपने देखा 3 एक्ट संशोधन के लिए हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उनका भी परीक्षण कर रहे हैं और आने वाले समय में यदि आवश्यकता होगी तो उन पर भी सरकार विचार करेगी। मेरा सर सवाल ये है, Yeah, just very briefly, you've got also a press release which tells you we've started talking and engaging with the states on very many issues. One of the things particularly that you've highlighted on ease of doing business. We've written, first of all, to the various states. That's one of the very early steps that we've taken in the boiler inspections, that states permit self-regulation, certification, and also third-party certifications. That's, I think, a major step which will contain corruption, petty corruption, and also in the process of getting certification, time is lost out. Probably when certification happens, self-certifications happen or third-party certifications happen, it gives you a very clear indication that we are allowing a lot of things out of the regulatory mechanism. So that is one example I'm taking, but many such engagements are happening with the states. So yes, we are engaging with the states. Ladies and gentlemen, I request you to ask one question only, please, as there are a large number of you. Niharika from the Wall Street Journal. My question is to Ms. Sitharaman. You've mentioned Chinese trade and investment. Could you provide some details as to the specific projects in terms of investment? Because there is a lot of buzz about Chinese investment coming into India with Xi Jinping's visit. Are there projects that you can share details about? And on the trade imbalance, you were in China recently. Could you share some details as to specific steps that India might take to increase exports, perhaps in pharmaceuticals or IT or whatever, to decrease that imbalance issue? Thank you. Yes, I would want to answer in detail, but then you're also bringing in a lot of commerce-related issue where you're going to have on the 10th a separate press conference. But as regards the Chinese president's visit, there is a lot of activity. You're right, there's a lot of buzz going around on it. We are expecting a lot, they are expecting a lot to make quite a lot of big-time announcements, come up with deliverables during the president's visit to India. As regards signing of that agreement which happened in June when I had gone with the Vice President, a lot of movement has happened. We are expecting the Chinese to come and invest in India, but it may not be right for me to go into the details at this stage with the visit happening in probably the next 10 to 12 days. So kindly wait for the big visit. Hopefully there will be a lot of announcements which pertain to industry policy.
and promotion. After this lady, that gentleman. Hi, Ms. Sitaraman. You mentioned a new policy on intellectual property rights, which I know I don't have the press statements that, so I don't know how much this is elaborated on in the written handouts, but could you please explain exactly in what direction or what are the concerns it is that you're looking to address, and whether you feel that IPR policy as regards pharmaceuticals needs to be changed or strengthened or change direction in any way? Thank you. Yes, Amy, a lot of things to be said on that. The press releases would give you some kind of a picture, but when the policy is going to be announced, we'll go into the greater details of what exactly are the contours of the broad policy. I'm not going to say that it will include only pharmaceutical, it will exclude something else, but wherever IPR is an issue, and wherever with the future prospecting in mind, the policy is going to be made in such a way that it gives a direction as to where this country is going towards in terms of protecting the intellectual property rights of India, on which several issues are left open. With the US we have issues which we have to talk it out with them. India has become a brand in terms of pharmaceuticals. India is challenging the Western mechanized, far advanced economies in terms of their achievements in automotive sector. Every such area, intellectual property is an issue. So yes, when the policy is going to be announced, you'll get the contours and the substantive content of it. What is the time frame for that? 6 months at the outset. But I suppose, would the Secretary want to go into detail? Yeah, actually we've discussed with the Minister that our plan is to put it up on the net in 4 months and open it up for public debate and discussion. But is general direction strengthening? मेरा सवाल माइंस मिनिस्टर से है, क्योंकि आप मौजूद हैं यहाँ पर। मेरा सवाल ये है कि पावर Is general direction strengthening IPR protections in India? Obviously, we are very strong in IPR and we certainly want our national interest to be protected in that. Yes, that is exactly why we need a policy, because we are going to define it well. मेरा सवाल ये है कि कल जिस तरह से तो इसमें एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि अगले 25 साल में लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा होगा प्राइवेट उद्योगपतियों को, तो और जबकि एक तरफ एनटीपीसी बिजली नहीं बना पा रहा है कोयले की कमी से, तो इसको लेकर मंत्रालय अवेयर है, सरकार अवेयर है, और क्या करने जा रही है? आज सामान्य तौर पर हम लोगों ने श्रम और रोजगार विभाग से संबंधित विषयों को रखा है। माइंस के लिए आप अलग से बात करेंगे तो मैं करूंगा, लेकिन कोल माइंस से अलग है। सर, मेरा सवाल तोमर जी से है। आपके सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसके बारे में कहीं वर्णन नहीं किया। पूरे हिंदुस्तान में जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है उनकी इतनी बुरी दशा है कि लोग सालों से रजिस्टर पड़े हैं, उनके नंबर नहीं आते। दूसरा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, बड़े ईयर्स से बात चल रही है कि उसमें आरक्षण होना चाहिए, तो क्या आपकी पॉलिसी है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी आरक्षण होना चाहिए? और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था चाइल्ड लेबर, जिसको भी आपकी मिनिस्ट्री ने नहीं छुआ। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में अपने संकल्प को व्यक्त भी किया है और दोहराया भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उस पर 100% अमल हो रहा है। देश भर के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो हैं वो आज अप्रासंगिक हो गए हैं, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। उनको कैरियर सर्विस सेंटर के रूप में तब्दील किया जाएगा। यह भारत सरकार के श्रम विभाग ने निर्णय कर लिया है और हम उनको काउंसलिंग सेंटर के रूप में तब्दील कर रहे हैं। उसके लिए पूरा एक ढांचा बनाने की बातचीत चल रही है और पहले चरण में हम 50 जिलों में उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करेंगे और फिर देश भर में करेंगे। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ेगी, प्रोफेशनल की भी ज़रूरत पड़ेगी और वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक तौर से अब एम्प्लॉयमेंट का मार्गदर्शन केंद्र के रूप में देश में चले, जिससे एक बच्चा जाकर अपने जीवन की दिशा उस कैरियर सेंटर जाके तलाश सके, निश्चित कर सके। इस काम को श्रम विभाग कर रहा है और थोड़े दिन में ये मूर्त रूप लेगा। मुझे लगता है अक्टूबर माह में हम इसका पूरा खाका आपके सामने रखेंगे।
BJP government's move was opposed by the entire parties, entire trade unions, including the BMS, the BJP's frontal organization. Now, before the introduction of the bill, you convened a meeting, but in which you assured that there will be a detailed discussion with the trade unions, which didn't happen. But despite that, you introduced the bill. So my question is, how are you going to tackle the issue? Even from the presentation you made here, it's quite evident that the government is pro-corporate. There is no single view of the trade unions. So how are you going to tackle this issue? मैंने पूर्व में भी आपको कहा कि त्रिपक्षीय वार्ता की बुनियाद पर ही श्रम विभाग खड़ा हुआ है। भारत सरकार श्रम विभाग त्रिपक्षीय वार्ता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन आज समय की आवश्यकता है अधिक से अधिक रोजगार के सृजन की। तो इसलिए जो पुराने कानून हैं उनकी अनुपालना भी अगर सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, उससे रोजगार जनरेशन में भी अगर दिक्कत आ रही है, तो ऐसे मामलों पर निश्चित रूप से सरकार विचार समय समय पर करती है। लेकिन जिन कानूनों को तब्दील करने के लिए, संशोधित करने के लिए या नया कानून बनाने के लिए श्रम विभाग हमेशा त्रिपक्षीय वार्ता को महत्व देता है। जो अमेंडमेंट हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किए हैं वो भी त्रिपक्षीय वार्ता के दौर से गुजरे हुए हैं, और आगे भी, जैसा अभी हमारे मित्र ने प्रश्न पूछा था कि बहुत सारे कानून अप्रासंगिक हो गए, तो कानूनों का भी अध्ययन किया जा रहा है, नियमों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, जो हम अपने स्तर पर कर सकते हैं, विभाग कर सकता है, उनको भी हम परिवर्तित कर रहे हैं। लेकिन अब सामान्य तौर पर त्रिपक्षीय वार्ता जब होती है तो कुछ मामलों पर सहमति होती है, कुछ मामलों पर सहमति नहीं होती है। तो किसी सवाल को लेकर ट्रेड यूनियन की मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन ट्रेड यूनियन के प्रति भारत सरकार का पूरा सम्मान है और ये आगे भी बना रहेगा। लेकिन कई चीज़ों को आगे बढ़ाने में जो समय की आवश्यकता है उसको पूर्ण करने की दिशा में भी भारत सरकार की प्रतिबद्धता है। Bangalore Mumbai corridor and Bangalore Chennai corridor. How much investment is expected to? First thing, on the special packages or special incentives that we need to offer for Telangana and Andhra Pradesh, quite a lot of discussions are happening. Chief ministers have come, met up with the Prime Minister. We are also, at least from commerce and industry, I've also been engaged with some of the members of parliament and ministers who have come from the states. I probably do not have any specifics to give you at the moment, but very serious discussions, and we progressed well in talking about it. And as regards the corridors, I think the presentations had all the details. The press cuttings which are being given to you, or the press statement which is being given to you, is also well narrated. The study about Vizag and Chennai is done. Chennai to Bangalore is also looking about the three, you saw the industrial cities which were named, and about the rest of the corridors, a lot of work is going on in terms of setting up industrial clusters around these corridors. So not one, not two, but there are several facets to each one of the corridors. We can go on elaborate details, many of which is already given to you without taking much of others' times on it. You may also contact the department if you want further details. मैम, मैं लक्ष्मण राज CNBC आवाज से, मेरा सवाल निर्मला सीतारमण से है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा तो 100 दिन में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि इस पे न तो कोई ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया गया पिछले फैसले को रद्द करने के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि सरकार को दुविधा में है कि रद्द करे नहीं करे। हमें तो दुविधा दिखाई नहीं देता। हमारे मन में तो जो मैनिफेस्टो में कहा गया और उसके बाद में जीत कर आने के बाद उसको हम मान्यता देने के लिए जितने भी करना है उतना ही करना है। FDI मल्टी ब्रांड रिटेल में नो, वो स्पष्टता हमारे मन में है। कहाँ से दुविधा दिखाई देगी? There is no दुविधा। नहीं, ऑफिशियल ऑर्डर पर जरूरत क्या है? क्लियरली देयर इज, अगर कुछ हमारे सामने वेट कर रहे हैं FDI की एप्लीकेशन,
तब अगर हम निर्णय नहीं देते आप तब दुविधा की बात करना है। अभी तो कोई इन्विटेशन हमारे सामने ही नहीं, इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल हमारे सामने नहीं है, कहाँ से दुविधा दिखाई दे रही? स्पष्ट है हम इसमें FDI मल्टी ब्रांड रिटेल नो। Ma'am, I'm Ruchi Bhatia from ET now that you prepared, and how have you tried to like bring these two ministries on? See, first of all, on FDI, every decision that's being taken is being taken in consultation with any other ministries and departments which may have a bearing on it, like the way we did in defence, like the way we've undertaken in the railways, and so is the matter also on the construction. The details I'll actually get into it, but the fact remains that I would request the comparison to be done more from the point of view of things moving forward now, that which even if was proposed earlier did not move forward. So I would want you to look at it from that prism, that decisions are moving, decisions are happening, that within the 100 days, although we did not talk about a 100 days agenda, we are here after 100 days to come and tell you what has been achieved in 3 months. And that itself shows that although you're mandated for 5 years, here are we coming and clearly telling you which are the ways in which we are moving forward. However tempting it might be to compare with the previous regime, the first and the only criteria I would think you may have to use is that we are moving forward. Sorry ma'am, I'm asking you to repeat in English the question on in English the question on FDI and multi-brand retail. Are you saying that any new application comes, you would reject it, and yet you will not withdraw that notification? See, actually, when I say it in English and then struggle to say it in Hindi, people have an issue. But this is a very interesting term when you're saying, you've struggled in Hindi, but say it easily in English. I've not gone into this detail of, let an application come, after that I'll take a call. No, I'm not saying all that. I tried elaborating in my poor Hindi, saying, where is the duvidha? There is no duvidha. If there is an application and if he finds me, dilly-dallying, being ambivalent, I'm sitting on the fence, then there is a duvidha. So in order to explain my position in Hindi, I had no other way but to say, look, there's not even an application. My position is very clear and I put it in. Oh fine, then the two of us are on the same page. The position of which I want to underline is on the FDI and multi-brand retail. Our position is very firmly articulated. It was mentioned in the manifesto. We got the vote on it, we won on it, and we are firm on it. We shall not entertain FDI in multi-brand retail. We know it is allowed in single-brand retail. So in order to give an answer to those who are raising, is there a confusion, is there an ambivalence, I'm saying, if there is an application form, or if there is an FDI proposal and I'm sitting on the fence without taking a decision, then you can say there is an ambivalence. There isn't a need for me to now issue an order, which is what was referred, and therefore I said, what is the need for an order? There is no confusion. Yeah, I am Ujjwal Narayan from Newsrise. My question is to Labour Minister. Sir, IFO का जो पैसा है, उसको इन्वेस्टमेंट करने की एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया पहले से निर्धारित है। हम लोग उसमें फंड मैनेजर्स का चयन करते हैं। पिछले बार से फंड मैनेजर तय थे और इस बार भी उनको आगे बढ़ाया है और इस बार फंड मैनेजर का चयन करने के लिए कौन सी कंपनी उसको हम लोग जो फंड मैनेजर तय करते हैं उनके माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम सीधा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तब उसमें ये कहा गया था कि कैरियर सेंटर्स का प्रोग्राम को आगे बढ़ाने। कैरियर सेंटर तो सभी जगह चालू होंगे, लेकिन प्रथमतः जब हम उसका एक ढांचा बनाएंगे, अक्टूबर में उसको प्रस्तुत करेंगे, तो पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करेंगे, क्योंकि वो एक बृहद कल्पना है। उस कल्पना को करना है, फिर उसके बाद मूर्त रूप देना है। मूर्त रूप के लिए अधोसंरचना की ज़रूरत है, मेन पावर की ज़रूरत है,
लाइब्रेरी की ज़रूरत है, और मतलब अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता है। इसलिए पहले जो करियर सर्विस सेंटर का जो हम प्रारूप बनाएंगे उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ स्थानों पर करेंगे और उसमें एक बार परीक्षण करके जो कमियां हैं फिर उसको पूर्ण करेंगे और उसके बाद उसको फिर आगे फैलाएंगे। मैं अजीत अमर उजाला से सेकंड जाकर रहा है, तो क्या इस तरह की खबरें भी आ रही हैं सर, तो क्या ई कॉमर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी लाने की सरकार कोशिश कर रही है? ई कॉमर्स के विषय में भी मैं ऐसे ही एक बार पहले जवाब दी, उसी जवाब को अभी मैं जिक्र करूँगी। ऐसे भी सही है कि गलत है फहमी, मुझे गलत फहमी है कि राइट फहमी, आई डोंट नो, कि मल्टी ब्रांड रिटेल में जो हो नहीं पाए वो पीछे के दरवाजा से ई कॉमर्स के रास्ते से आ रही है क्या, ऐसे डाउट होते हैं बहुत सारे लोग के मन में। There is an impression that what could not be achieved because of multi-brand retail, FDI in multi-brand retail probably is getting done through the back door when you're talking about e-commerce. It is an impression, I'm not getting into it whether it is right or wrong. But what is applicable at the moment in FDI multi-brand retail is what is applicable also in e-commerce. No multi-brand retail. My question is to both. Since independence, the previous government which has ruled the country for the longest number of years, Eastern India has been used as a colony of the rest of the country, producing steel, producing iron ore, producing coal, producing petroleum, but there is hardly any industry. Massive migration of labor from Eastern India to all over the country and creating a lot of social problem as well. This government also does not seem to have any special plan to industrialize that part of the country. Why? Both, because there is migration of labor and there is industrialization. First of all, with due respects, I feel very hurt by the expression you use, and I would only want you to kindly not use such an expression. Within India, there is no colony. Kindly do not use this. And the Prime Minister has been, from the time of the election campaign and after becoming Prime Minister too, has literally several times mentioned that the eastern part of the country should be given all the priorities it requires in terms of educational infrastructure, industrial infrastructure, and every kind of developmental assistance should reach them. And with this government and with this Prime Minister underlining that, and to prove what he put the money where his words are actually, he's shown during the budget several such initiatives through which the eastern and the northeastern parts of India would get their due much more than what they have received till now. So kindly, I would request you not to, I understand your anxiety, I am with you on it, but let us not give that impression at all. Whereas this government is constantly looking at the latest and the last, my secretary would make me out on this, industrial manufacturing zone is from Jajpur in Orissa. That is one of the 17 that we've done. So there is no way in which we are ignoring the eastern part of the country, and certainly not exploitative of the resources which they are endowed with. You can be assured of. मैम मैं मनीष कुमार न्यूज़ 24 से, मेरा सवाल ये कि आप मल्टी ब्रांड रिटेल में नो कर रही हैं, लगातार आपके मैनिफेस्टो में था, पर Amazon.com जैसी जो साइट है जहाँ पे लगातार इस तरीके की डीलिंग देखी जा रही है, वो बड़े पैमाने पे भारत में निवेश करने जा रही है, तो बैकडोर से कहीं ना कहीं तो एंट्री लग रही है, इस पे सरकार की क्या पॉलिसी है? नहीं, आपके प्रश्न में समझा नहीं है, because while I can literally translate what you said. इस पर पॉलिसी का विषय क्या है? If they're coming with investment, let them come. Let us see what is going to happen. That is why, even while answering the other gentleman there, I said there's not even a proposal, and you're asking me to repeatedly prove where my heart and my words are. FDI, multi-brand retail, is a manifesto point for me. I've explained that. And if you're taking up the cause of any particular e-retailer, I'll talk about it when it comes.
So and so is going to invest, what is your policy? Investments are welcome. There's no differentiation between X and Y and Z investments. From Business Standard, just want to understand when you said that we'll safeguard our national interest in the new IPR policy, are you going to give more teeth to the compulsory licensing issue? And also, if I can put it more straightforward, why this decision to bring this IPR policy now? Is it under some pressure from US? You can, I think it can be wrong, but you can correct it. And also the issue of compulsory licensing, please. Intellectual property issues have been issues hanging in the air for quite a long time. India has repeatedly proven that it has quite a few such, whether you're traditional medicine, whether it is intellectual property or ABC issues, there has always been enough which we are taking up in the international fora. So to have a policy is only going to help in that matter. That's not to, and also talking about national interests simultaneously as we're talking about intellectual property does not mean that we're going to be rigorous and restrictive. But it is our duty as a government to protect the intellectual property rights of our country, historically, in our heritage, and also due to science and development, and also the way in which industries are rapidly moving because we have the knowledge power here in pharmaceuticals. These are areas on which intellectual property rights will have to be protected, and to have a policy is going to enable us to go on a nicely well-considered path. And that is why, and I would, only to elaborate just a few words, would ask the Secretary also to speak on it. First and foremost, I'd like to state that India has a very well-established legal, legislative, and administrative framework for intellectual property rights. But it's important to spell out a policy with intellectual rigor, laid out for open public debate, discussion, and as a country which truly believes in intellectual property rights, we must put a policy framework in place which is open for the entire world to know. That is what the attempt of the Honorable Minister is. And we'll open it up for public debate and discussion. In 4 months, we'll prepare it. Next 2 months, we'll just debate and discuss it in this country. Please give your comments on that. My question is to the Commerce and Industry Minister. Ma'am, it's just an additional question to what Nailima asked. Companies in the US and European companies, they have been picking holes in our IPR policy for the last 2 or 3 years or maybe even more, and they have been specifically asking for some provisions to be changed. So will the new policy also look at their concerns? Actually, good that you asked me this question. The whole issue of intellectual property in India, or issues related to intellectual property when we are doing arbitration or going into courts, is because we don't have a policy. Nobody is picking holes in your policy. If they're picking holes because there is no policy. India does not have an intellectual property rights policy, and as a result, every time there is an issue, you're wondering what is the policy framework with which you're going ahead dealing with it. The lack of policy is the one which has really curbed us from moving in a great forceful way in establishing our right. And therefore, this is the first time, and I'm happy to say, this is the first time under the new government, new NDA government led by Shri Narendra Modi, we're coming up with an intellectual property rights related policy. And after which, when you're dealing with issues related to intellectual property, you have a clarity in your mind as to what is it. You have a policy which is rigorously framed, and with the people's input in it, you know where you have to move forward. That is where this is an important step taken by this department, that we are indeed working to get a rigorous policy framed and put in place. This will be the last but one question. Aren't there laws already related to IPR? Sorry? Aren't there laws? Very well, you may have laws, but when you have a policy and the laws fall very well within the framework of that policy, that there can be consistency,
there can be a certain, rigor with which you're dealing with it. Now you may have policies, probably some of them overlap, some of them may have mild contradictions. All this will have to be put in the framework of a larger policy. Can I ask one more thing? Sorry, because this is a very important issue. I think on the PowerPoint presentation, which went by very quickly, there was actually some mention of enhanced personnel for IPR. Was that? Could you please elaborate on that and like the time frame and where these people are going to be assigned and what their issues are going to be? I'm sorry, but this is such a big international story. Actually, we are circulating the entire presentation to the. We're waiting for it. To the media. Now, what we've done is we want to strengthen the intellectual property regime, as Madam had said, and we want to upgrade our intellectual property offices. We made everything online. We're doing a complete back-end process to this, and we are creating about 1,033 posts, which have been approved by the cabinet in the recent, I think about a month back. We are putting in place so that the entire backlog of patent applications which are pending through a crash program are cleared up in the next 18 months, and we bring the entire pendency to zero level. That is the challenge. That is the challenge before us. That's a challenge. How many applications are pending? What is the backlog? Yeah, I'll give you the exact figure. There are different applications. There are different applications for design, trademarks, and geographical listing. But our disposal has radically improved. So the filings have gone up very substantially. The filings have gone up very, very substantially. That is why this additional process. For the benefit of the rest of them who are waiting, we'll certainly circulate the details as much as you want. Right after this. After this, you may talk to the secretary and get it. One additional line which I'd like to say is the ministry will soon have a think tank which will enable the ministry to handle issues related to IPR, intellectual property related matters. So not only are we establishing this policy framework, but we are also going to be having the benefit of experts who will form the ministerial think tank on it, who will constantly keep us informed on developments in the international arena on intellectual property issues, flag off issues of concern for the country, make sure that we are very clear on how we can deal with this. So there will be a think tank also attached to the ministry. Thank you. Last two questions. Last two questions. गैर संगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करने की बात कही गई है। उसके लिए 20 जिले पायलट में लिए गए हैं। असंगठित कामगारों की दृष्टि से जो पायलट प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं वो 20 जिले 20 राज्यों से हैं। उसमें किसी प्रकार के पक्षपात और भेदभाव की संभावना नहीं है। अगर आपकी रुचि हो तो बताएंगे तो एक आधा और जोड़ देंगे। चलो यार, चलो, थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। Please join for tea on floor number 4th floor. चल पंकज करो पैक यार।